हेलो 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 गुड मॉर्निंग गाइस। कुछ ज़्यादा एक्साइटेड होने लगता है, कॉफ़ी का असर है। कल यार न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं डाली मैंने। मेरे को लगा यार मैं अरब के चैनल पे अपना प्रमोशन कर रहा हूँ। सेल्फिश ना। फिर मैंने बोला यार कौन से ऐसे ही व्यूज़ आ रहे हैं, कौन सा ऐसे ही कोई देख रहा है। पता नहीं कोई कुछ बोलता भी तो नहीं है कि अच्छा है ख़राब है। तो मैंने बोला चल डालते रहते हैं, क्या करना है। वैसे कल मैंने इसलिए नहीं डाला था, उसके कई फैक्टर थे। पहला मैं ट्रैवल से आया था, 7-8 घंटे का ट्रैवल सरकारी बस में, इस उमस वाली गर्मी में। तुम्हारे अंदर की सारी एनर्जी ले लेता है। और फिर वो ये जो तुम्हें नॉइज़ सुनाई दे रही होगी पीछे से, हाँ ये पंखे की है भाई। कल मेरा फ़ोन ईयरफोन लगे लगे गिरा। गिरने का शौक ईयरफोन ने सहा। फ़ोन बच गया, ईयरफोन ख़त्म हो गया। अब वो मेरा 800 का ईयरफोन 50 वाले ईयरफोन का काम कर रहा है। एक साइड से आवाज़ आता है और दूसरी साइड से नहीं। और दूसरा साइड जो ख़राब हुआ है अनफॉर्चुनेटली वो है जिधर माइक, तो माइक काम नहीं कर रहा। कल 16 पेज का न्यूज़पेपर था, मूड ख़राब हुआ गया देख के। एनर्जी थी नहीं, किया नहीं। मैंने खुद नहीं पढ़ा। मैं खुद पढ़ूंगा तो एनालिसिस कर ही दूंगा, बट मैंने खुद ही नहीं पढ़ा ना। खैर, दिन गया बात गई। चलो चलते हैं आज के न्यूज़पेपर के ऊपर। यार 14 पेज का तो आज भी है और बहुत सारे न्यूज़ है, इम्पॉर्टेंट है सारी की सारी। क्या ही नहीं हो रहा आजकल दुनिया में, देख रहे हो। लगभग लगभग हर चीज़ पर टिक लगे हैं। चलो फिर एक्सप्लोर करते हैं आज के न्यूज़। अच्छा हाँ, और तुम लोग यहाँ न्यूज़पेपर एनालिसिस देखने आए हो और मैंने अपने कल का रामायण सुनाया, उसके लिए सॉरी। हाँ, ये सब संस्कारों का खेल है। To look at this video of ceiling fan, and my camera is in front camera mode and placed on the bed, and it is showing you the blades or the dark shades. मैं यही करता हूँ जब मैं एनालिसिस करते करते थक जाता हूँ, यूट्यूब स्क्रॉल। अच्छा मैं बाकी भी वीडियो बनाता हूँ, मतलब मैंने अभी एनिमेशन स्टार्ट किया है, किसी ने देखा होगा शायद। व्यूज़ तो बड़े थे, पता नहीं तुम ही लोगों के थे या किसी और के थे। और मेरे को मन है मैं व्लॉगिंग भी करूँगा, मेरे को मन है मैं बहुत कुछ करूँगा। करना बहुत है, कर कुछ नहीं रहा। यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा हूँ। अरे यूट्यूब स्क्रॉल करने का वीडियो डाल दूँ क्या? ऐसा किसी ने किया नहीं है आज तक। अच्छा चल, अभी ये सब करूँगा तो मेरे पास पैसे आएंगे ना, तो मैं नोट छपूँगा। तुम्हें पता है ना। हाँ, कैसे? 25 दिन में करोड़पति। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हे जुग सपट। चलो पहला न्यूज़ एनालिसिस करते हैं। पहला न्यूज़ है इंडाइसिस टैंक 2.7%, निफ्टी इंसर्ट 11 मंथ लो। आजकल पॉइंट्स घटते ही जा रहे हैं, घटते ही जा रहे हैं, घटते ही जा रहे हैं, घटते ही जा रहे हैं। अच्छा यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। ये टैंक मतलब क्या होगा यहाँ पे? इंडाइसिस टैंक 2.7%। ऑब्वियस सी बात है, न्यूज़ से ही लग रहा है घटा होगा, है ना। देखो यहाँ पे लिखा है इंडियन इक्विटीज tumbled 2.7% on Monday, the Nifty closing at its lowest in almost 11 months. Investors fretted that US Federal Reserve could resort to sharper interest rate increase after May consumer inflation, the world's largest economy, hit a 4-decade high. इसका मतलब तुम समझ ही गए होगे कि यूएस का जो सेंट्रल बैंक है
वो ऑब्वियसली रेट इंक्रीज़ कर सकता है, और इससे क्या होगा, वो ग्लोबल मार्केट से लिक्विडिटी अंदर वापस खींचेगा, प्रॉफिट कम होगा लोगों का, कंपनीज़ का, लोग उसमें से पैसा निकालेंगे। जैसा मैंने तुमको अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था स्टॉक क्रैश कैसे होता है, इसीलिए पॉइंट्स नीचे जा रहे हैं और उसका इंडिया के स्टॉक मार्केट पे भी प्रभाव पड़ रहा है। तो यूएस जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो अपने 40 साल के हाई इन्फ्लेशन पे है। अच्छा, और देखते हैं आगे। अभी तुम देख रहे हो मैंने ये चीज़ बताया, ये और ये सारे आगे की न्यूज़ हैं, चौथे और पाँचवें पेज पे, तो हम उन्हें उधर ही ख़त्म कर देंगे, ठीक है। हमें पहले न्यूज़ ख़त्म करना होगा, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, इनसाइड स्टोरी, सीकिया रेजेस $2.8 बिलियन फॉर इंडिया साउथ ईस्ट एशिया। चौथे का है ना, चौथे पे देखेंगे। अच्छा, ये क्या है, देखो ये रहा अगला न्यूज़। जुलाई सितंबर हायरिंग आउटलुक एट 8-year हाई, नेट एम्प्लॉयमेंट आउटलुक फॉर क्वार्टर एट 51% एज कंपनीज इन रिवाइवल मोड आई ग्रोथ। देखो ये क्या है ना, इसमें क्या बोला है यार, आजकल न्यूज़पेपर में एक ही चीज़ बार बार चल रही है। बताने का मन नहीं कर रहा है, एनालिसिस बहुत टाइम लेता है यार, सच में कैसे करते होंगे वो अरब सर। मन नहीं कर रहा यार। 50 लाख तो फिर अपना काम खल्लास। सुन 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 सुन, बैठ, इतना उदास मत हो। बताना तो वैसे ही है, चलो देखते हैं यार। इसमें सिंपल सी बात है, अनएम्प्लॉयमेंट की इश्यूज़ के बारे में तो बात नहीं कर रहा, बट उसके लिए क्या स्टेप लिए जा रहे हैं और उसका इफेक्ट क्या है, यही बताया जा रहा है। एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे लिखा है जो सब हेडिंग है, एक मिनट, जो सब हेडिंग है, नेट एम्प्लॉयमेंट आउटलुक फॉर क्वार्टर एट 51% एज कंपनीज इन रिवाइवल मोड आई ग्रोथ। ये रिवाइवल मोड आई ग्रोथ क्या है मैं बताता हूँ। देखो, उससे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ सारा न्यूज़, ठीक है। ये मेनली इस बारे में है कि आने वाले क्वार्टर में, यानी पहला क्वार्टर होता है, मैं भी गिन लेता हूँ, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, ये पहला क्वार्टर होता है। फिर होता है अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। तो ये जो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर है, तो बोला है कि सितंबर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अब बैंक के एस्पिरेंट्स खुश हो गए, अरे भाई सरकारी नौकरी नहीं बढ़ेगी, आईटी सेक्टर की जो कंपनीज होती है ना, मास हायरिंग करती हैं, वो बढ़ेगी। कितना बढ़ेगी, तो देखो ईटी ने, मतलब इकोनॉमिक टाइम्स ने 3080 जो टॉप के एम्प्लॉयर है ना, उनसे बात की। उनमें से 63% ने कहा कि भैया सितंबर वाले क्वार्टर में हम तगड़ी हायरिंग करने वाले हैं। तो भैया देखो, जो भी प्रिपरेशन कर रहा है और उसने बीटेक कर रखा है, इससे बढ़िया मौका नहीं आने वाला। इधर बीच एग्ज़ाम निकले तो निकले, वरना उसके बाद से तुम TCS मतलब TCS कॉग्निजेंट और कैपजेमिनी जिसके भी आते हैं, तुम रजिस्ट्रेशन करके इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट कर दो, 100% तुम हायर हो जाओगे। TCS में काम कर रहे मेरे एक दोस्त ने भी बताया कि भैया कहाँ गवर्नमेंट में फंस गया है, अगर नहीं निकलेगा तो बताना, उसमें हो जाएगा तेरा। मैं बोला ओ भाई ठीक है, ध्यान रखना तुम लोग भी। बस यही न्यूज़ है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे लिखा हुआ कि हायरिंग मार्केट में जो इंडिया है वो एशिया में फर्स्ट है और ग्लोबली 3rd नंबर पे आता है मास हायरिंग में, मेरा मतलब। तो ये भी हो गया न्यूज़, ये न्यूज़ हो गया।
ये न्यूज़ हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यार मेरे 13 सब्सक्राइबर हो गए, पता है। पहले 8 सब्सक्राइबर थे, फिर 13 हो गए मेरे को। वैसे मैं घर गया था और गलती से मैंने अपना चैनल का नाम दिखा दिया था। मैंने अपने चैनल का नाम अलग सा इसलिए रखा है ताकि मेरे घर वाले सोच के भी मेरे चैनल पे ना आ जाए, क्योंकि मेरे सपने तुम लोग जानते ही हो। मैं बहुत सारे व्लॉग डालना चाहता हूँ, बहुत सारे व्लॉग डालना चाहता हूँ, बहुत सारे ब्लॉग। अरे कितना व्लॉग बोलूँगा मैं। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो मेरी परेशानी बस इतनी है कि मेरे घर वाले अगर ये देख रहे होंगे और सब्सक्राइब करके रख लिए होंगे, तो यार मैं खतरे में आ जाऊँगा। तुम जानते नहीं हो मेरे घर वालों को, बड़े जालिम किस्म के। खैर वहीं से अभी भाग के आया हूँ। चलो पेज नंबर 4, इकोनॉमी एंड कंपनीज। पहला न्यूज़ है, में रिटेल इन्फ्लेशन ईजेस बट मॉनेटरी टाइटनिंग टू स्टे। भाई ये तो हमें पता ही है ना, ये कोई आर्टिकल नहीं है, छोड़ दे भाई। ये क्या करना है। अब तुम में से अगर रिटेल इन्फ्लेशन किसी को नहीं पता है, तो रिटेल इन्फ्लेशन वही जिससे सीपीआई मेज़र करते हैं। सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अच्छा, अब रिटेल इन्फ्लेशन मतलब जो हम लोग भाजी खाते हैं, जो सामान यूज़ करते हैं, इसेंशियल नॉन इसेंशियल वाले, उन सब का रिटेल मतलब कंज्यूमर एंड पे जितने सामान यूज़ होते हैं उसके प्राइसेस शायद घट सकते हैं, बट मॉनेटरी टाइटनिंग वैसे ही रहेगी या बढ़ेगी। इसका क्या मतलब है कि ओ भाई ऐसा कुछ अपोजिट सा नहीं लिखा। चल देखते हैं क्या लिखा है। इन्फ्लेशन स्लोज फूड। भाई मुझे तो ये स्लो होता हुआ नहीं दिख रहा। अच्छा रेट को बोल रहा है ना, 8.38 से 7.97 हुआ है। स्लोइंग रूरल सीपीआई ईजेस ओवरऑल इन्फ्लेशन। अच्छा 7% अबव इन्फ्लेशन इन मोस्ट स्टेट्स। यही दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो क्या हो रहा है ना कि रूरल सीपीआई दो तरीके की होती है। एक अर्बन कंज्यूमर एंड पे जो चीज़ें कंज्यूम हो रही हैं, और एक रूरल कंज्यूमर एंड पे जो चीज़ें कंज्यूम हो रही हैं। दोनों अलग अलग कैटेगरी होती है। दोनों का डेटा एनएसएस नेशनल स्टैटिस्टिकल डैश जो निकालती है, उसके हिसाब से वो दोनों निकालती है। तो रूरल सीपीआई जो है वो ओवरऑल इन्फ्लेशन स्लो हो रहा है, तुम देख सकते हो। इसी का डेटा दिया हुआ है। 5.43 से 0.85 हुआ, अपना 32.32% बढ़ा। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये 1.77 बढ़ा। फिर इधर हम देखते हैं तो 1.30 बढ़ा, और आगे आने पे हम देख रहे हैं कि ये घट गया। ज़्यादा नहीं घटा है, 0.31 ही घटा है, लेकिन हाँ घट है, तो स्लो हो रहा है। अलग अलग स्टेट्स के भी इन्फ्लेशन कैलकुलेट किए जाते हैं। तो जो तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब, बिहार है, उसको छोड़ के बाकी सभी स्टेट में 7% से अब इन्फ्लेशन चल रहा है। अब इसका क्या मतलब है, हो सकता है स्टेट ड्यूटी जो होगी उन्होंने वो एक्स्ट्रा कट करके रखा होगा। बहुत सारे फैक्टर होते हैं। इलेक्शन होता है, इलेक्शन भी कई टाइप के होते हैं ना। मान लो अभी स्टेट लेवल का इलेक्शन नहीं हो रहा, बट जो
गांव वाले चुनाव होते हैं वो शायद हो रहे हों उधर, तो वो क्या करते हैं, सब्सिडाइज़ कर देते हैं बहुत सारी चीज़ें, इंसेंटिवाइज़ करते हैं, तो इन्फ्लेशन वो थोड़ा सा ख़त्म होता है, खासकर बिहार में। यार बिहार में मुझे नहीं लग रहा था ये 100% वो नहीं होगा। बाकी सब देखने में लग रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं आगे। नेक्स्ट मॉनेटरी टाइटनिंग में इसने कहा 35 बेस पॉइंट्स रेट्स बढ़ाए जाएंगे। ठीक है, हमें एक आइडिया लग गया क्या क्या हो रहा है। ये वाला न्यूज़ देखते हैं भाई। आरई हिट्स न्यू लो, आरबीआई स्टेप इन। देखो अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था, मतलब परसों ही देखा था ना कि 77.93 रुपीज़ पर डॉलर हो गया है, लेकिन अब जो रुपए है वो पहुंच गया 78.28 रुपीज़ पर डॉलर। ठीक है, अब इसके लिए क्या किया गया, यहाँ पे साफ साफ दिया गया है, आरबीआई स्टेप इन किया, उसने बाई एंड सेल स्वैप्स प्रोटेक्ट फॉरेक्स रिजर्व एंड एड्स बैक रुपीज़ लिक्विडिटी टू द सिस्टम, स्पॉट मार्केट इंटरवेंशन स्टेरिलाइज्ड वाया फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट। तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ओपन मार्केट में गया, यानी ग्लोबल मार्केट में, और उसने अपने फॉरेक्स रिज़र्व से जो डॉलर का डिमांड उसने उसको बैलेंस किया, $2 बिलियन को ओपन मार्केट में सेल करके। इससे क्या हुआ, रुपी थोड़ा बैलेंस हुआ। तो मतलब जब भी ऐसा होता है ना कि रुपी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले कम होती है, गिरती है, तो कम होने का मतलब ये नहीं कि वो कम हो रही है, मतलब हाँ पर डॉलर के हिसाब से जब रुपी की वैल्यू बहुत बढ़ने लगती है तो हमेशा आरबीआई इंटरवीन करता है और अपने फॉरेक्स रिजर्व खाली करके रुपी को वो थोड़ा बैलेंस करता है ताकि उससे ज़्यादा ना गिरे। ये एक फिर से चीज़ वही है। और फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, ये वाला। ये यार कैसा अजीब सा नाम है ना, वेट करो। हाँ तो चलो, बहुत पापड़ बेलने पड़े इसके लिए मुझे। ये है सेक्वोया कैपिटल फर्म। अब ये क्या है, देखो जो सेक्वोया है ना, वो उसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है। वो अमेरिकन बेस्ड वेंचर कैपिटल फर्म है। वेंचर कैपिटल फर्म क्या होता है, वो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इन्वेस्ट करते हैं नए स्टार्टअप्स में जिनके पास ग्रोथ पोटेंशियल होता है लॉन्ग टर्म का, उनमें वो पैसे डालते हैं, वहाँ से वो प्रॉफिट निकालते हैं, उन्हें वेंचर कैपिटल फर्म कहते हैं। ठीक है, तो सेक्वोया कैपिटल ऐसा ही एक वीसी फर्म है। वीसी फर्म मतलब भाई वेंचर कैपिटल फर्म है, अमेरिकन बेस्ड। तो उसके लिए न्यूज़ है कि सेक्वोया कैपिटल क्लोजेस लार्जेस्ट इंडिया साउथ ईस्ट एशिया फंड एट $2.8 बिलियन। क्लोजेस का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो मतलब ये कह रहा है ना कि उसने साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया, अब इंडिया साउथ ईस्ट एशिया में ही आता है, बट क्या किया इसने कि इंडिया के लिए इसने पहली बार अलग से फंड रेज किया है। और तुम मानोगे नहीं, इस टाइम पे जो ग्लोबल इकोनॉमी की हालत चल रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि इसने इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया के अंदर। $2.8 बिलियन में से $2 बिलियन अकेले केवल इंडिया में डाला है। बहुत बड़ी बात है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो इसलिए बोल रहा है कि क्लोजेस मतलब उसने जो अपना कैपिटल है, उसने जो अपनी फंडिंग है वो क्लोज़ करी है $2.8 बिलियन पे। क्लोज़ करी है मतलब फिक्स करी है, मतलब डिसाइड कर लिया है कि $2.8 बिलियन इसमें डालेंगे। क्लोजेज लार्जेस्ट फंड, यहाँ पे लार्जेस्ट इंडिया नहीं बोला है, देखो समझना, टाइटल ऐसे ही डालते हैं एडिटर्स और जो आर्टिकल लिखते हैं। सेक्वोया कैपिटल जो है उसने क्लोज़ किया है, डिसाइड किया है, फिक्स किया है लार्जेस्ट फंड of $2.8 बिलियन टू पुट इनटू इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, ऐसा समझो। तो चलो थोड़ा अंदर घुस के देखते हैं क्या क्या डालना पड़ा। ये वही है जो मैंने बताया था
कि इसने अलग से इंडिया में $2 बिलियन डाला है और बाकी का साउथ ईस्ट एशिया में डाल रहा है। देखो अब बताया कि ये जो वीसी कैपिटल फर्म है ये साउथ ईस्ट एशिया में पिछले 5-6-7 साल से अपने फ़ंड डाल रहा है और उसने कुछ बड़ी कंपनीज़ हैं जिसने इस टाइम पे ठीक ठाक ग्रोथ किया है। वो है गोटो, जापान बेस्ड एक कंपनी है, वन चैम्पियनशिप और जिलेंगो। इनमें अपने बेट डाले थे। तो मतलब उसका वो दिखा रहा है कि ये कितना दूरदर्शी है जो इतनी बड़ी कंपनीज़ में इसने अपने वेंचर फंड डाले थे। अब देखो वेंचर फंड और ग्रोथ फंड के बारे में मैं आगे तुम्हें बताऊंगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था। अगला इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसने एक टाइम पे इन सारे टेक कंपनीज़ में भी अपने ग्रोथ फंड डाले थे। जोमेटो हो गया, ठीक है, मीशो हो गया, बाइजू हो गया, इस समय अपने ग्रोथ फंड डाले थे। अभी मैं बता देता हूँ। देखो सिंपल है, वेंचर फंड मतलब वो कंपनी जो अभी एकदम स्टार्ट हो रही है, उसको कुछ पता होता नहीं है कि बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। बस वो वीसी कैपिटल फर्म के ऊपर होता है कि उसने उसका वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल देखा और उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो जो वो जितने का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जितना फंडिंग कर रहा है, उसे वेंचर फंड कहेंगे। और अगर एक ठीक ठाक कंपनी है, जैसा मान लो अगर अभी वो बाइजू में इन्वेस्ट करता है, अभी वो लेंसकार्ट में इन्वेस्ट करता है, तो ये ग्रोथ फंड होगा। कंपनी पहले से बड़ी है, अब वो देख रहा है कि वो अब एक नई साइकिल पे जाने वाली है ग्रोथ के, तो उस पोटेंशियल को देख के वो उस ग्रोथ पोटेंशियल को देख के वो उसमें फ़ंड डालने चाह रहा है। तो वो जो फंडिंग कर रहा है उस फंड को हम बोलेंगे ग्रोथ फंड। यही अंतर रहता है वेंचर फंड और ग्रोथ फंड में, मतलब किस टाइम पे डाल रहा है उस कैटेगरी पे कैटेगराइज किया गया है वेंचर फंड और ग्रोथ फंड को। तो इसलिए मैं बस नाम बदल के बोल रहा हूँ कि जैसे अभी वो जितनी नई कंपनीज में डालेगा वो वेंचर फंड हो गया, मैं इसे ग्रोथ फंड बोल रहा हूँ क्योंकि इसने ये जोमेटो, मीशो और बाइजू में डाला था, वो उस टाइम पे वेंचर फंड था। बट साथ ही में अच्छा इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि ऐसे जो वीसी फॉर्म्स होती हैं वो टाइम टू टाइम टेक जायंट्स में भी पैसे डालते रहती हैं। और अभी का जो सेक्वोया वीसी फर्म ने डाला है वो अभी तक का लार्जेस्ट है, इंडिया फोकस्ड लार्जेस्ट फंड है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डेटा दिया हुआ है कुछ कंपनीज़ का, जैसे एडलेविस अल्टरनेटिव एसेट एडवाइज़र ने $1.3 बिलियन डाला था, ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट ने $1.04 बिलियन डाला था, क्रिस कैपिटल ने $950 मिलियन डाला था और केदारा कैपिटल ने $750 मिलियन डाला था। वेंचर इंटेलिजेंस के हिसाब से ये डेटा दिया हुआ है। तो इसने अभी तक का सबसे बड़ा वेंचर फंड डाला है इंडिया फोकस्ड $2 बिलियन का, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले हमने ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट पे एक न्यूज़ पढ़ा था कि इसका एक इंडियन रोड बिज करके जो सब्सिडियरी है ना, क्या था, एक मिनट रुको। तो इसने अपने इस सब्सिडियरी का जो प्रोजेक्ट था वो एंड इंफ्रा विद ट्रस्ट के थ्रू इनविट पे बिडिंग की थी और किसी कंपनी को उसने अपना वो प्रोजेक्ट अपने प्रोजेक्ट का जो टेंडर है वो फ्लोट करवाया था। उस कंपनी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे तुम लोग कमेंट करते ही नहीं हो यार, तुम लोग देखते भी हो पूरा। अबे मुझे बीच बीच में जोक डालने पड़ेंगे क्या, तुम लोग पूरा वीडियो देखोगे तो? भाई बहुत मेहनत करके बनाता हूँ। या तो हम कर सकते हैं या आप कर सकते हैं, दोनों में से एक कर सकता है। एलजी कहता है कि तुम नहीं कर सकते, मैं करूंगा, तो करना। जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई। ये एवेंडस कैपिटल याद है तुम लोगों को?
परसों न्यूज़ में आया था कि अवेंडस कैपिटल जो कि एक सब्सिडियरी है अल्फा वेव ग्रुप का, उसने इन्वेस्टमेंट किया है 200 मिलियन का लेंस कार्ट में, और लेंस कार्ट उसको यूज़ करेगा फर्दर अपने आप को बढ़ाने में। देख रहे हो सारी न्यूज़ें कैसे रिलेटेड रहती है, बार बार रिपीट होती है, ये देख रहे हो तुम। अब तक भाई सिक्योवा ने 525 मिलियन का वेंचर फंड और 825 मिलियन का ग्रोथ फंड डाला है SEA में, समझे। SEA मतलब साउथ ईस्ट एशिया। चलो ये वाली न्यूज़ तो हो गई। अच्छा, ये क्या दिया हुआ है ना कि 2022 में जब सिक्योर पोर्टफोलियो के कुछ फिनटेक फर्म जैसे भारत पे, होलसेल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ज़िलिंगो जिसकी मैं अभी बात किया था, ये लोग ना थोड़ा कंट्रोवर्सी में फंस गए थे ना, तो इसने क्या किया था कि अपने जो बाकी के फंडिंग के जो जैसे फंडिंग रहता है वो पहले से ये लोग अनाउंस करके रखते हैं कि इस टाइम पे हम इतनी फंडिंग लगभग करेंगे, तो इसने वापस खींच ली थी, यही दिया हुआ है। तो मतलब तुम समझ लो इसने लगभग सब में अपने फंड डाले हैं। ये है नंबर 1 VC फर्म क्या नाम है, सिक्योवा। तो हो गया हमारा ये वाला न्यूज़ कवर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले न्यूज़ पे। कौन सा है वो, 3 हो गए ऊपर के। ये देखो ये क्या है, पापा के काम की चीज़ है ये तो। EPFO में रेज इन्वेस्टमेंट लिमिट इन इक्विटीज़ टू 25%। नाइस, चलो देखते हैं क्या है। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वाले न्यूज़ का एनालिसिस। EPFO में रेज इन्वेस्टमेंट लिमिट इन इक्विटीज़ टू 25%। देखो, इससे पहले मैं तुम्हें कुछ इम्पॉर्टेंट डेटा बताता हूँ ताकि तुम इस न्यूज़ को पहले समझ सको। मैंने हाईलाइट किया है कुछ टर्म्स जैसे EPFO, CBT, लेबर मिनिस्टर, जो कि इस आर्टिकल में आए हैं, और मैंने हाईलाइट किया है इम्पैक्ट नियरली 60 मिलियन सब्सक्राइबर्स। व्हाट इज सब्सक्राइबर ईयर स्लैश्ड इंटरेस्ट रेट टू 8.1% बिकॉज रिटर्न जो था वो लो था। तो EPFO जहाँ तक हमें पता है पैसा लेता है और फिर रिटायरमेंट के बाद वापस देता है। तो जब वो पैसा वापस देता है तो उसे रिटर्न्स क्यों लो मिल रहे हैं, मतलब कहाँ से, ये क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी तुम्हें समझाता हूँ। देखो, EPFO मतलब एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखो EPFO ना काम कैसे करते हैं। EPFO देखो, EPFO एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हर नौकरी वाले इंसान से कुछ परसेंट पैसे लेता है। कितना परसेंट लेगा वो गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड होता है। गवर्नमेंट यानी CBT क्या होता है। CBT जो होता है ना, वो होता है फुल फॉर्म, कहाँ गया इसका, यहीं तो लिखा हुआ था। खैर जो भी हो, फुल फॉर्म भी थोड़ी देर में बता दूंगा। CBT जो होता है वो हाईएस्ट डिसीजन अथॉरिटी होता है EPFO का, और जो हेड किया जाता है हमारे लेबर मिनिस्टर के द्वारा, इसीलिए उनका नाम आया है लेबर मिनिस्टर। तो उनके द्वारा हेड किया जाता है। उस CBT का जो को चेयरमैन होता, चेयरमैन लेबर मिनिस्टर हैं, को चेयरमैन लेबर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के जो सेक्रेटरी हैं वो होते हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है। तो ये मिला के CBT की एक टीम बनती है जो कि हाईएस्ट डिसीजन अथॉरिटी होती है EPFO की। वही डिसीज़न लेती है कि कितना परसेंट निकाला जाएगा नौकरी वालों की सैलरी में से। अभी फ़िलहाल ये शायद 12% है। तो अब क्या होता है, जब वो 12% हर महीना ले रहे हैं तुम्हारी सैलरी में से, तो वो क्या करते हैं उस पैसे का, वो 85 आई थिंक, हाँ 15% जो होता है ना, वो उसे इन्वेस्ट कर देते हैं। किन जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं, या तो वो डेट इंस्ट्रूमेंट में करते हैं
या फिर वो इक्विटी में करते हैं। अब देखो मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। तो ये क्या करती है कि जो बाकी जो पैसे हैं हाँ, अच्छा सुनो, सिंपल सी बात है, 12% सैलरी निकाल रही है हर महीने एम्प्लॉयज़ से, और उतना ही 12% जो एम्प्लॉयर है वो भी देता है हर महीने। और वो जो टोटल पैसा, जो पूल्ड पैसा होता है, पूरा जमा हुआ पैसा, वो क्या करती है, आदमी जैसे बैंक करता है ना कि डिपॉजिट्स लेता है और लेंड करता है, तो ये लेंड नहीं करता, ये उन पैसों को दो जगह डिवाइड करता है। एक डेट इंस्ट्रूमेंट में डालता है, यानी किसी को भी, जिसको भी डेट की ज़रूरत हो। गवर्नमेंट को ज़रूरत होती है सिक्योरिटी बॉन्ड्स की, तो गवर्नमेंट इशू करता है सिक्योरिटी बॉन्ड, गवर्नमेंट को चाहिए होता है, तो गवर्नमेंट के लिए ये भी एक अच्छा खासा इनकम सोर्स होता है। इसीलिए तुम देखोगे सीबीटी का जो चेयरमैन है वो लेबर मिनिस्टर है। तो उसका परसेंटेज कितना होता है? उसका परसेंटेज होता है, मैंने एक आर्टिकल खोला था, वेट अ सेकंड, अब वो आर्टिकल चला गया। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, एक मिनट रुको। हाँ, तो 85% जो वो डेट इंस्ट्रूमेंट में डालेगा, तो कितना 15% डालेगा इक्विटी में। तो ये जो आर्टिकल है वो यही है कि जो अगली मीटिंग होने वाली है, जिसका मेन मकसद अभी नहीं पता है, बट ये पता है कि ईपीएफओ उसमें मांग करेगा कि जो हमारा इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट होता है, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट मतलब जैसे फंडिंग करना, मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था ना फंडिंग करना क्या होता है। कोई कॉरपोरेट है, कोई कंपनी है जिसका दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल है, उसमें तूने फंडिंग डाल दी, तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट वही होता है। तो वो जो अभी 15% है ईपीएफओ का, वो चाहता है कि वो 25% हो जाए, ताकि उसके रिटर्न्स बढ़ें, ताकि उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, तो वो ये चाहता है, यही आर्टिकल है। तो 85% जो जाता है डेट इंस्ट्रूमेंट में और 15% इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में, उस 85% में से 60% लगभग जाता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, और जो बाकी का 20% है वो जाता है बाकी के ऑर्गेनाइजेशन को डेट लेंड करने के लिए। ठीक है, तो ये था जो बेसिक था, मैंने तुम्हें बताया। अब देखो यहाँ पे जो है वो बोला है कि ये वाली चीज़ें सेंट्रल बोर्ड ट्रस्टी यानी सीबीटी नेक्स्ट मंथ मीटिंग के लिए बोल दिए हैं टू एग्जामिन ऑप्शंस टू रेज रिटर्न्स ऑन इट्स डिपॉजिट। ये देखने के लिए कि रिटर्न्स ठीक ठाक मिल रहा है कि नहीं डिपॉजिट पे, इसके बारे में चर्चा होगी। कुड कंसिडर रेजिंग इक्विटी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 15 to 25%, जो मैंने भी बताया कि अभी 50% है, बट उसे 25% करने की सोच रहे हैं वो लोग इक्विटी इन्वेस्टमेंट को। भाई अभी भी 60 मिलियन सब्सक्राइबर ही हैं, इसका मतलब है कि कितने एम्प्लॉयज़ से डिपॉजिट्स आता है, वो 60 मिलियन ही है अभी, और वो तो एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड करता है। आई थिंक, आई डोंट नो, इसका मतलब यही होता है मेरे नॉलेज के हिसाब से। स्लैश्ड इंटरेस्ट रेट टू 8.1% ड्यू टू लो रिटर्न्स। अच्छा, ये वही इंटरेस्ट रेट है जो कि डेट इंस्ट्रूमेंट या फिर इक्विटी में वो लोग देते हैं। ठीक है ना, तो रिटर्न ठीक ठाक नहीं आ रहे थे, एनपी हो जाता होगा, जो भी होता हो, इनमें शायद एनपी टर्म यूज़ करते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, जिसको पता होगा वो कमेंट में बताना। हाँ, तुम लोग करते नहीं हो। तो उसने क्या, देखो नॉर्मली रहता है 8.5%, बस उसने गिरा दिया था 8.1% फाइनेंशियल 22 में। 23 में शायद वो 8.5 फिर से करें, आई डोंट नो। जुलाई 8 या 9 को बेंगलुरु में होगा। बाकी एजेंडा है जो अभी बताया नहीं गया है कि किस वजह से हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज विल ऑल्सो बी टेकन अप। हाँ, कुछ होगा अंदर का अथॉरिटेरियन डिसीजन। तो ये था हमारा ये वाला आर्टिकल। अगला आर्टिकल ये लिकर, ये देखो, लिकर कंपनी सी क्लैरिटी ऑन सरोगेट एड्स। जो अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि सरोगेट एड्स को थोड़ा टफ़ किया जा रहा है, इसके लिए डिस्क्लेमर का जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो बड़ा होना चाहिए, वो उसी लैंग्वेज में होना चाहिए जिसमें ऐड है। उसकी जो प्ले फ्रेम जो प्ले होता है ना, उसकी जो स्पीड है वो उतनी होनी चाहिए, और उसमें बोलने वाले लोगों की भी स्पीड उतनी ही होनी चाहिए, और लैंग्वेज भी उसी ऐड के ही लैंग्वेज में होना चाहिए जिसमें ऐड आ रहा था या जिस स्पीड से ऐड आ रहा था।
ये सारी चीज़ें, और वो और भी चीज़ें हुई हैं, जैसे बच्चों से रिलेटेड नेचुरल एड्स को ऐसे नहीं दिखा सकते कि तुम कि नेचुरल ट्रेडिशनल जो फूड है हमारे वो अच्छे इसके कंपैरिजन में अच्छे नहीं हैं, और तुम और बहुत सारा था कि वो जो एक्टर्स या एक्ट्रेसेस जो एड्स में रोल करते हैं वो उन्हें बताना होगा कि वो उनका कितना परसेंट टेक है उसमें, ये सब। तो लिकर कंपनीज़ ने क्लैरिटी मांगी है भैया कि क्या हम सोडा सोडा करके बेचते हैं तो नहीं बेच सकते। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। अच्छा, तो इस वाले पॉइंट्स में से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो वो यही है कि वायलेशन 10 लाख से 50 लाख रुपए तक का पेनल्टी अट्रैक्ट कर सकता है। भैया ये कितना कम है यार, वो लोगों का रेवेन्यू जानते हो कितना कितना करोड़ों में जाता है, क्या पेनल्टी लगाते हैं। अच्छा ठीक है, तो मेन चीज़ यही है ना कि जैसे मैंने तुम्हें उस दिन बताया था, परसों ही शायद या उसके पहले दिन, जो मेरी पहले वीडियो थी उसमें ये आया था सरोगेट ऐड का। तो मैंने तुम्हें बताया था ना बहुत सारे ऐसे ऐड होते हैं, जैसे इसमें भी दिया हुआ है बहुत सारा। मैं हैरान हूँ, उसने एग्ज़ाम्पल लिया है, जैसे मान लो बकार्डी वीकेंडर का आता है म्यूज़िक फेस्टिवल, इम्पीरियल ब्लू का आता है मैन मिल वी मैन सीडी, ब्लेंडर स्प्राइट का आता है फैशन टूर का, किंगफिशर का आता है पानी का, और बैक बाइपर का आता है सोडा का। तो ये सारी चीज़ें सरोगेट एड्स में ही आती हैं। लेकिन अगर एक महानुभाव ने अभी बोला है स्टेटमेंट में कि भाई अगर सारे एक्सटेंशन क्लैम्प डाउन करने वाले हैं, मतलब गलत हैं और इसे ख़त्म करना है, तो किंगफिशर एयरलाइन कभी भी लॉन्च नहीं होता। वो किंगफिशर भी तो अल्कोहल उसका मेन जो आइटम है वो अल्कोहल है, तो किंगफिशर एयरलाइन कभी लॉन्च नहीं होता। और किंगफिशर एयरलाइन की इस समय हालत मुझे नहीं पता एक्चुअली, बट वो ऐसा कह रहे हैं कि भाई फिर इसको लॉन्च नहीं करना रहता ना, तो भाई अब लॉन्च नहीं होगा, बंद करवा दो, क्या मतलब है। अच्छा चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, फालतू था ये तो। रिफ्रेन फ्रॉम ऑनलाइन betting platform ads, INB2 media। The Indian online betting market as per one of the players is close to 6,000 करोड़ रुपए and growing at more than 27% annually। गजब। वैसे मैं अभी देखता हूँ यार, जितने भी मैं डबो वाली मूवीज़ देखता हूँ उसमें पता नहीं कहाँ कहाँ से बीच में क्या क्या सट्टा वाला आ जाता है फिर, और देख रहे हो तुम सारे के सारे IPL के सारे एक्टर और पता नहीं क्या क्या लोग बैटिंग वाले गेम्स के ऐड दे रहे हैं। मैं बोला भाई ये क्या चल रहा है, सट्टे पे पहले खिलाड़ियों की पूरा करियर वो हो जाता था, वो आज देखते होंगे तो बोलते होंगे अभी ये देखो अब क्या हो रहा है, पहले सट्टे पे ये होता था, अब सट्टा सीधे चल रहा है, वो भी लीगल हो गए। तो इन्फॉर्मेशन ब्यूरो मीडिया से क्या बोला है कि डिफरेंट फ्रॉम ऑनलाइन बेटिंग। अच्छा वो अभी ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म के जो एड्स होते हैं उसे बंद करने वाला है। अच्छा उसने सलाह दिया है कि भैया उससे दूर रहो। सबसे मेन तो यही है फाइनेंशियल न्यूज़ की, इनका जो कमाई होता है वो क्या है भैया, 6,000 करोड़ रुपए, और ये एनुअली 27% बढ़ रहा है। वाह 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 वाह, नाइस। वैसे लास्ट न्यूज़ है, इंडिया टू अपील एट्रीब्यूशन आर्बिट्रेशन अवार्ड इन फेवर ऑफ RIL शेल। इसे देखते हैं। देखो तो इस न्यूज़ का बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। फरवरी 1994 को 3 कंपनियाँ मिल के 2 ऑयल एंड गैस फील्ड को एक्सप्लोर करने का कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट से लेती हैं। अभी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि पर्टिकुलर जो फील्ड्स हैं, इस केस में पन्ना मुक्ता जो कि महाराष्ट्र के ऑफशोर में है, और मिड साउथ ताप्ती रीजन जो गैस फील्ड है उसको कंपनियां एक्सप्लोर करेंगी, डेवलप करेंगी अपने कॉस्ट पे, और क्योंकि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो प्रॉफिट शेयर हो जाएगा गवर्नमेंट और इस कंपनी के बीच में। प्रॉफिट परसेंटेज कितना शेयर होता है,
वो उनके टर्म्स एंड कंडीशन पर डिपेंड करता है, और इसी बात पे डिस्प्यूट हुई थी आगे जाके। तो 3 कंपनियां थी, एक जो उस टाइम पे एनरोल थी, उस कंपनी का नाम है, आगे जाके बीजी कंपनी हो गई जिसके शेयर्स शेल नाम की कंपनी के पास है। तो इन शॉर्ट पहली कंपनी शेल, दूसरी रिलायंस और तीसरी ONGC। देखो, तो 2010 में एक डिस्प्यूट रेज किया गया रिलायंस इंडस्ट्री और शेल कंपनी के द्वारा सिंगापुर के ट्राइब्यूनल में। तुम जानते हो ट्राइब्यूनल सिंगापुर में है, कि गवर्नमेंट क्या करती थी कि प्रॉफिट कैलकुलेशन करती थी 33% के टैक्स को काटने के बाद। अब जो कि शायद बीच में बदला गया था, पहले 50% था, गवर्नमेंट ने उसे बीच में बदल के 33% कर दिया था ताकि गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रॉफिट मिले। अब इस बात पे ये डिस्प्यूट रेज हुआ, और इस डिस्प्यूट में ONGC नहीं गया, क्योंकि ऑब्वियसली ONGC जो है गवर्नमेंट और कंपनी है, वो जाएगी नहीं। तो इन दोनों प्राइवेट कंपनीज़ ने अपना इशू रेज़ किया, जिस पे 2016 में ये फैसला आ गया। अब देखो, जैसे यहाँ पे ये है ना अवार्ड, ये अवार्ड कोई अवार्ड नहीं है जिसे हम समझ रहे हैं कि पुरस्कार मिला, नहीं, पुरस्कार नहीं है, जजमेंट को ही अवार्ड कहते हैं ट्राइब्यूनल के केस में। तो पार्शियल अवार्ड यहाँ पे टर्म्स आए हैं। इसका मतलब है उनका जो फाइनल वर्डिक्ट था वो आया, और उसमें 2016 में जो आया वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फेवर में गया कि नहीं, 33% टैक्स काटने के बाद जो प्रॉफिट लिया जा रहा है वो बिल्कुल सही है। अब अब ये बात ख़त्म हो गई, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली, और उसने मांग की कि भैया हमें $3.8 बिलियन इन तीनों कंपनी से चाहिए। तीसरी कंपनी शायद मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब उन दोनों को बुरा न लगे इसलिए ऐसा किया होगा, खैर जो भी हो। तो इस बात पे वो दोनों भड़क गए और फिर इंग्लिश ट्राइब्यूनल के पास गए, जो ब्रिटेन में, सॉरी इंग्लैंड में, अब वो जहाँ भी हो इंग्लैंड में। तो जो इंग्लिश ट्राइब्यूनल है, इंग्लिश कमर्शियल कोर्ट आर्बिट्रेशन, उसने अब फैसला ये 9 जून 2022 को सुनाया था, जिसमें उसने गवर्नमेंट को बोला कि भैया उस जो पिछला वाला जो ट्राइब्यूनल, सिंगापुर ट्राइब्यूनल ने कहीं भी फ़ाइन के बारे में कुछ बोला नहीं था, तुम फालतू का फ़ाइन क्यों ले रहे हो। तो उसने ऐसा मतलब मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं लेंगे, ठीक है। और दोनों कंपनी इसलिए भी बढ़ गई थी कि भैया 2019 में, हाँ मैंने एक चीज़ बताना भूल गया कि 1994 में जब ये स्टार्ट हुआ था ना, तो ये 25 साल के लिए एग्रीमेंट था। 2019 में वो एग्रीमेंट ख़त्म हो रहा था, और कंपनीज ने भी कहा था कि भैया हम 29 जनवरी 2019 को हम अपना हटा लेंगे, एग्रीमेंट ख़त्म कर लेंगे। बट गवर्नमेंट ने जो बीच में कीड़े किया था ना कि हमें $3.8 बिलियन तुम तीनों से चाहिए, उस पर ये थोड़ा इशू रेज़ हुआ था। Government had on June 9 lost its appeal in English Commercial Court against $111 million arbitration award. अच्छा, इतने देर का साइलेंस इसलिए था क्योंकि मुझे समझ में आया कि ये $111 मिलियन आर्बिट्रेशन अवार्ड, ये क्या है, मतलब ये वाला टर्म कहाँ से आया, नहीं मतलब अमाउंट कहाँ से आया। तो मैंने यहाँ पे देखा, देखो $3.85 बिलियन प्लस इंटरेस्ट जो उन्होंने पेनाल्टी डाली है गवर्नमेंट ने, उसमें से क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है फर्दर नॉट विथ स्टैंडिंग टू पार्शियल अवार्ड 111 million and 143 million in favor of contractor. The larger award amounting to 3.85 billion.
अच्छा देखो देखो, बात ऐसी है कि जो सिंगापुर ट्राइब्यूनल था उसने बोला था कि ठीक है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से प्रॉफिट निकालेगी, तो जो दोनों कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो एक काम करेंगे, अपने अपने हिस्से का जो पार्शियल अवार्ड है वो गवर्नमेंट को दे देंगे, 1 मिलियन और 143 मिलियन। अब वो देने से इनकार कर रहे थे, तो गवर्नमेंट ने पिटीशन डाला दिल्ली हाई कोर्ट में और वो जीत गया। बट वो इंग्लिश ट्राइब्यूनल में गए और वहाँ से ये हुआ कि नहीं, 148 मिलियन यहाँ पे क्यों लिख दिया है, अगर यहाँ पे 143 मिलियन लिखा है। हाँ, इसका हिस्ट्री ना बीच में मेस्ड अप है। अगर तुम चाहो तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो डाल सकता हूँ। मैंने अपने हिसाब से बैकग्राउंड जो है उसका फ्रेमवर्क, उसका जो ढांचा है वो बता दिया कि 1994 में 25 साल का एक एग्रीमेंट हुआ था इन तीनों कंपनी के द्वारा। 2010 में इनमें से 2 कंपनी जो कि शेल और रिलायंस इंडस्ट्री है, इसने डिस्प्यूट जारी किया कि कुछ पैसों से को लेकर, प्रॉफिट को लेके वो सिंगापुर में गए, सिंगापुर में हार गए, गवर्नमेंट ने पेनल्टी ठोका, पेनल्टी देने से मना कर दिया, तो वो चले गए इंग्लिश ट्राइब्यूनल में। इंग्लिश ट्राइब्यूनल ने बोला कि ठीक है तुम ही जीते, गवर्नमेंट हार गई। अब गवर्नमेंट इस पर और भड़की, अब वो दिल्ली हाई कोर्ट में पता नहीं किस चीज़ का पिटीशन डाल रही है। अब जो अमाउंट का खेल है ना वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो मेरे को पहले से कोई नॉलेज नहीं था, तो मैं तुम्हें देख के बताऊँगा, या अगर तुम में से किसी को पता होगा तो कमेंट करना, ठीक है। वेरी बाकी के पेजेस की न्यूज़ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितने स्टार्टिंग के पेजेस की न्यूज़ थी, तो मैं यही बंद करता हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं बताऊँगा, लेकिन पार्ट 2 में डालूँगा, ठीक है। वैसे भी लगभग 50 मिनट हो गए अपलोड करने में। अपलोड 5G स्पीड, तुम समझ सकते हो। तो पार्ट 2 के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसे क्लिक कर लियो और देख लियो, ठीक है। चलो बाय। अच्छा, तुम में से कोई इसे जानता है तो कमेंट करो। जानवर है। नहीं जाता। क्यों नहीं कर रहे? वो भाई कमाल के कंटेंट डालता है, उसके चैनल को जाओ सब्सक्राइब करो। मेरा दोस्त नहीं है, लेकिन मैंने उसकी वीडियो देखी भाई, मैं हंसते हंसते मर गया। जो ठीक है, पार्ट 2 में मिलते हैं।